हाँ जी, तो स्टूडेंट्स कल तक हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर एक आप कह सकते हो हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना, एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कॉपर क्लोराइड था, अब यहाँ पे आ गया है लेड क्लोराइड। तो यहाँ पे कॉपर की जगह लेड ने ले ली है और कॉपर को कर दिया है अलग, कॉपर को कर दिया है अलग। तो ऐसे में बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि ये तरह की रिएक्शन जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से, सॉल्ट सॉल्यूशन है ये, डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह पे खुद आ जाता है और उसे अलग कर देता है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे हमें पता चलेगा कि जिंक और लेड हमारे मोर रिएक्टिव मेटल हैं देन कॉपर, बिकॉज उन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, अब आते हैं हम अपनी नई रिएक्शन पे जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें है क्या, इसके अंदर बेसिकली जो हमारे सॉल्ट्स है ना वो अपने आयंस चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें एक्टिविटी नंबर 1.10, तो इस एक्टिविटी नंबर 1.10 में अगर हम देखें तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं हम कर क्या रहे हैं। इसके अंदर हम दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक टेस्ट ट्यूब ये रही, दूसरी टेस्ट ट्यूब ये रही। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने दो अलग अलग केमिकल लिए। एक में कौन सा केमिकल लिया, एक में बच्चों हमने केमिकल लिया सोडियम सल्फेट, जो कि कलरलेस होता है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट। दूसरे में हमने कौन सा लिया, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, आप जानते हैं BaCl2, आप बना भी सकते हैं क्रिस्टोस मेथड से, आपको सिखाया गया है ये। तो हमने लिया सोडियम सल्फेट, हमने लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। और इसके अंदर हमने क्या किया, इन दोनों की रिएक्शन कराई, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों एक्वस सॉल्यूशन में थे, मैंने कहा था एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो पानी में घोला हुआ हो। उसको हमने फिर मिक्स किया तो हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इस रिएक्शन की खास बात क्या है, अगर आप नोटिस करें एक चीज, तो पहले जो हमारा सोडियम था वो सल्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, मीन सोडियम सल्फेट का अपना एक कंपाउंड बना हुआ था। लेकिन अब हम देखें तो वो कंपाउंड बेरियम ने बना लिया सल्फेट के साथ, तो अब ये बेरियम सल्फेट का कंपाउंड है। सिमिलरली अगर हम बात करें पहले बेरियम क्लोराइड की, तो बेरियम का पहले क्लोराइड के साथ आयनिक बॉन्ड था, बट अब देखें तो सोडियम ने वो बॉन्ड बना लिया है। तो इन शॉर्ट इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम ऊपर की बात करें तो उसमें एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, लेड कॉपर की जगह पे जा रहा था, ठीक है। लेड वैसे ही अकेला था, लेकिन इसके अंदर दोनों अपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में थे इनिशियली, और उन्होंने आफ्टर रिएक्शन अपने सॉल्ट्स, अपने एनायंस जो थे वो चेंज कर लिए और नए सॉल्ट्स बना दिए, तो ठीक है। और इस टाइप की रिएक्शन में जो कि हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैं आपको एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस टाइप की रिएक्शन में 99.9% केसेस में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमेशा बनता है। आप जितनी भी रिएक्शन देखोगे, चाहे वो NCERT में देखो, चाहे वो आप अपनी लखमीर सिंह में देखो, जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल आप पढ़ोगे उसमें आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, वो है कि प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब हो गया, प्रेसिपिटेट बनने का मतलब बच्चों कि कोई ऐसा सॉल्ट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर जो घुल ना सके। जैसे अगर हम बात करें इसी एग्जांपल की, तो पहला जो हमने सॉल्ट था वो घुल सकता था, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी एक्वस लिखा हुआ है, ये भी पानी में घुल सकता है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो बेरियम सल्फेट के बाजू में एक्वस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस। एस मतलब सॉलिड। सॉलिड मैंने ये एक ऐसा सॉल्ट है बच्चों जो पानी में घुल नहीं सकता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देखेंगे जब अब ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी, दोनों को मिक्स कर देंगे एक ही टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का सॉल्ट जमना शुरू हो जाएगा इस जगह पे, जहां आप देख पा रहे हैं ना नीचे, ये जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है इस समय स्क्रीन पर, तो यहाँ पे सॉल्ट बनना शुरू हो जाएगा। और वो सॉल्ट क्या होगा, इनसोल्युबल होगा, मतलब पानी के अंदर घुल नहीं सकता होगा। और वो जो हमारा सॉल्ट होगा वो बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं इस रिएक्शन के केस में बेरियम
सल्फेट होगा जो कि एक प्रेसिपिटेट होगा, मतलब जो पानी में ना घुल सके। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर एक ऐसा प्रेसिपिटेट बनता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, और हमेशा ध्यान रखना जितनी डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल आप पढ़ोगे बच्चों, सब में आपको प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल देखने को मिलेगा। मतलब जितनी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है सब में प्रेसिपिटेशन भी होगी। ओके, so this is, you can say, an example of both double displacement as well as precipitation reaction. एक बात बताओ आप दोनों, ऐसी कोई रिएक्शन आपने पहले भी कहीं देखी है अपनी बुक में? हेलो, आयोडाइड वाली जो थी, पोटेशियम आयोडाइड। अगर हम बात करें अपने पेज नंबर 4 पर, 4 से भी पहले, ये 2 पर एक्चुअली, तो ये 1.2 एक्टिविटी जो थी बच्चों, ये भी हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था। याद है? लेड नाइट्रेट लिया था और पोटेशियम आयोडाइड लिया था। इसके अंदर क्या बनता था, याद है किसी को? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अंदर 2 सब्सटेंस बनते थे, लेड आयोडाइड, ये स्पेलिंग गलत हो गई, इसे सही कर लेते हैं, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब बच्चों इसमें से कौन सा हमारा प्रेसिपिटेट होता था, याद है कुछ? ये होता था हमारा प्रेसिपिटेट और ये होता था हमारा एक्वस। याद आया कुछ? हमारा लेड आयोडाइड क्या होता था, प्रेसिपिटेट, और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता था हमारा, एक्वस फॉर्म में। मैं इसको थोड़ा सा यूं लिख लेता हूँ। हाँ, देखना आप, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हमारा होता था एक्वस सॉल्यूशन, ये हमारा प्रेसिपिटेट नहीं होता था। लेड आयोडाइड हमारा प्रेसिपिटेट होता था और इसका कलर क्या होता था, इसका कलर होता था बच्चों येलो। थोड़ी सी रिवीजन किया करो घर जाके। ओके, आप रिवीजन नहीं कर रहे बच्चे, मुझे लग रहा है तो। हाँ जी बच्चों, रिवीजन नहीं कर रहे आप दोनों? क्या कर रहे हैं? बस बोलने का मन नहीं था आज, हैं? श्योर नहीं थी कि येलो ही है। अरे तो ये कौन सा केबीसी का 1 करोड़ का क्वेश्चन था जो हार जाते हैं? मुझे लगा एक्वस फॉर्म में होगा तो कलरलेस होगा। अरे देखो, गलत बोलो लेकिन बोलो एटलीस्ट। जब गलती करोगे तो ही तो सुधारोगे। जब बिल्कुल ही कोशिश ही नहीं करोगे तो मुझे तो लगेगा भैया प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, लगता है घर पर कुछ कर ही नहीं रहे, रिवीजन भी नहीं हो रही। गलती करो अभी जितनी करनी है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ओके, हाँ जी। ध्यान रखना ये चीज। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए अब ये वही बात हो रही है, रिकॉल एक्टिविटी नंबर 1.2। रिकॉल मतलब दोबारा से पढ़ लो, तो हम पढ़ ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख लेना घर पे, और ना आए समझ तो पूछ लेना, बाकी आपको लखमीर में भी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था
उसमें मुझे पूछना है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसको वो करेगा डिस्प्लेस। वो भी मैं बताऊंगा, वो आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं, कौन से लो रिएक्टिव होते हैं, मतलब एक पूरी सीरीज आपको बता दूंगा मैं मानसा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से हाई रिएक्टिव है, उससे लो रिएक्टिव कौन है, उससे लो लेस रिएक्टिविटी किसकी है। ऐसे एक सीरीज है जो कि आपको थर्ड चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से अगर डिस्प्लेस कर रहा है देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हाँ ताकि जी, आपको सीरीज भी बताई जाएगी, ठीक है। ठीक है ना। बट इतना ध्यान रख लो, अभी जो दो चार एग्जांपल आपने पढ़े हैं उनसे आपको कुछ चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। क्या कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्या क्या क्लियर हुआ है? जो आयरन लेड है भी। बच्चों वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। हाँ और मैं जी, आपको और लेड नॉलेज के लिए भी। बता दूं, जो जिंक है ना वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो अभी के लिए फिलहाल ये चीज तो आप नोट कर ही लो जो मैंने अभी लिखी है कि Zn इज हाई रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। अभी के लिए लिख लो अपनी नोटबुक में बच्चों, बाकी डिटेल में आपको भी ये जब बातें पूरी सीरीज बताई जाएंगी, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया? हाँ जी। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, और आज हमारा चैप्टर मुझे लगता है पूरा भी हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ते हैं। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सबसे पहली और सबसे आसान रिएक्शन देखें तो इस रिएक्शन को अगर आप देखो ध्यान से, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है और गर्म करने पे वो जो क्या बना रहा है हमारा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है और वो हीट करने पे क्या बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसके अंदर आप कह सकते हो ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक्टिविटी नंबर 1.11 है। इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉपर पाउडर ले रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही प्रेजेंट है, उससे ये कॉपर रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब इसी रिएक्शन के अंदर ये जो सब्सटेंस होता है बच्चों, इसका कलर आपको मैं बताना चाहूंगा। ये याद रख लो, इसका जो कलर होता है ना कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक होता है। लिख लो आप चाहो तो अपनी नोटबुक में, ये लिखा भी हुआ है ना, ये देख रहे हो ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कोई मुझे ये बता सकता है ये सेकेंड क्या लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या है, कुछ एनी आइडिया? इसकी वैलेंसी है। वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जैसे आयरन हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जिनकी जो आप कह सकते हो वैलेंसी है वो फिक्स नहीं रहती। कभी +2 भी होता है, कभी +3 भी होता है आयरन। सिमिलरली कॉपर कभी +1 भी होता है, कभी कॉपर +2 भी होता है। तो यहाँ पे ये सेकंड जो रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट द वैलेंसी ऑफ द कॉपर इज +2। ओके, सो दिस इज ब्लैक इन कलर। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं हाइड्रोजन। अगर मान लो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हमने इस अपने कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास कर दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा अगर मैं हाइड्रोजन गैस को बच्चों कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास कर दूं तो होगा क्या, हमारा जो वापस से कॉपर बन जाएगा, जो हमारा वापस से कॉपर ऑक्साइड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कॉपर में। तो दिस कॉपर ऑक्साइड विल अगेन
रिड्यूस टू कॉपर। तो ये जो बच्चों रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, ये जो एरो आपको दिख रहा होगा, मैं वापस से इसे हटा देता हूँ एंड या सो आप इधर ध्यान से देखें, देख रहे हैं आप, यहाँ पे कॉपर अकेला था, यहाँ पे आ गया कॉपर के साथ ऑक्सीजन, लेकिन वापस से कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, हमने उसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, गर्मी दी, हीट किया, हुआ क्या, कॉपर अलग हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन हट गई और वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाके जुड़ गई, हाइड्रोजन पे जाके जुड़ गई। कहाँ पे जाके जुड़ गई, हाइड्रोजन पे। तो इस तरह से हमें बच्चों क्या पता चला कि दिस इज नोन एज, आप कह सकते हो यहाँ पे कॉपर का तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया। ध्यान रखना, रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों जब किसी से ऑक्सीजन छिन जाए उसे कहते हैं रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन अलग हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया वो, तो मतलब उससे ऑक्सीजन जो थी पहले जुड़ी हुई थी अब हट गई, तो दिस इज नोन एज रिडक्शन। ओके, एंड हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो पहले वो अकेला था, बट अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो ऐसे में वो जो हाइड्रोजन की बात करें तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब एक तरह से वाटर बन जाएगा, और आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जो मैं आपको अंडरलाइन कराना चाहूंगा, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जैसे इस केस में हमारा कौन होगा, जिसके पास ऑक्सीजन गई है, गेन किसने किया ऑक्सीजन का, इस हाइड्रोजन ने। ये देख रहे हैं आप, चालाक से हाइड्रोजन जिसको मिल गई है अब ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का हो गया है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हो गई है ऑक्सीडाइज। ठीक है, और अगर कोई सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन लूज कर देता है, मतलब छोड़ देता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो हम कहेंगे उसका हो गया है रिडक्शन, या कह लो वो हो गया है रिड्यूस। तो अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड की, तो कॉपर ऑक्साइड बच्चों पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, यहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ अटैच था, उसका एक कंपाउंड था ब्लैक कलर का, बट रिएक्शन होने के बाद हुआ क्या, रिएक्शन होने के बाद वो कॉपर से ऑक्सीजन हो गई अलग, कॉपर से ऑक्सीजन हो गई अलग, तो ऐसे में क्या बन गया हमारा, वो अकेला कॉपर, तो मतलब वो हो गया रिड्यूस, उसके साथ हो गया रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, उससे ऑक्सीजन हट रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, और हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ आई। ये देखो इस चार्ट के जरिए भी समझ सकते हो, और हाइड्रोजन अकेला था अब हो गया बच्चों ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था पहले ऑक्सीजन के साथ, अब हो गया बच्चा अकेला, तो ये हो गया रिडक्शन। तो इससे पहले वाली इक्वेशन है 1.28 इक्वेशन जो है हाँ 2CO प्लस O2, इसमें हुआ है, क्या चीज, इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट, और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है। ठीक है, तो in other words one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction, और such reaction are called oxidation reduction reaction और redox reaction। और ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मुझे रिडक्शन नहीं समझ आया। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, सिंपल है, ऑक्सीजन थी पहले अब ऑक्सीजन हट गई, देखो ना यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन थी, अब कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हट गई, तो हो गया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन हट जाना। ओके, ओके। दैट्स इट।
ऑक्सीजन आ रही है बच्चों तो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन हट रही है तो रिडक्शन। इनमें ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, सिर्फ उन्हीं को कहते हैं ना रिडॉक्स, यस, जिनमें रिडॉक्स कहते हैं। ये 1.28 इक्वेशन ये तो नहीं होगी फिर इसका एग्जांपल। नहीं होगी, अभी के लिए आप ठीक कह है। सकते हो नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, उसमें आपको पता चलेगा ये भी एक रिडॉक्स है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताना चाहता बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैं आपको बताऊंगा इन लेटर सेक्शन। जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना थोड़ी सी, तो आपको मैं एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और आपको जान के हैरानी होगी कि ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा, अभी के लिए आप मान लो कि ये रिडॉक्स नहीं है, आप सिर्फ मानो ठीक कि है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। और बताइए। तो आई बिलीव कोई और डाउट नहीं है, हम आगे बढ़े। मुझे एक चीज पूछनी है। बोलो बच्चे। अगर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैं पूछ रही थी अगर हम कॉपर के बजाय कोई और जैसे कि मैग्नीशियम ले, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करके मैम हीट कर दें तो उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, वो अलग हो जाएगी और वाटर और मैग्नीशियम हो जाएगा। सुनो, निमन सा, होता क्या है ना, हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन पास कर दूं और वो मेरा मैग्नीशियम अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है कि हाइड्रोजन जो है ना वो कॉपर से तो ज्यादा रिएक्टिव है, बट हाइड्रोजन जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो ये हाइड्रोजन जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी होती है ना वो कॉपर से ज्यादा है, तो वो कॉपर को हटा देगी उसके सॉल्ट में से और खुद उसकी जगह पे आ जाएगी और कॉपर अलग हो जाएगा। इट्स सिमिलर टू अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट in case of magnesium it's not possible because you know hydrogen is not more reactive than magnesium. ठीक Okay, है। तो अगर कोई ऐसा हो जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम हो तो उसको कर सकती है ये? right, उसको कर सकती है। ठीक। And it's similar to displacement reaction but in case of non metals। ठीक है। कल एक क्वेश्चन पूछा था नॉन मेटल्स में होती नहीं होती, तो ये एग्जांपल एक परफेक्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन नॉन मेटल्स का। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। और बताइए। अब दो छोटे से टॉपिक बचे हैं, रिकॉल करते हैं। चलो एक छोटी बड़ी अच्छी चीज है, इसमें बोल रखा है बच्चों रिकॉल एक्टिविटी नंबर 1.1। याद है 1.1 एक्टिविटी जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे और वो एक डेजलिंग फ्लेम के साथ ऑक्सीजन में बर्न हो रहा था, मतलब एयर में, और एक व्हाइट सब्सटेंस बन रहा था, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद है? हाँ जी। तो उसमें बताओ मुझे, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था, वो वाली जो रिएक्शन थी, आई मीन वो बच्चों ऑक्सीडेशन थी या नहीं थी? मतलब उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा था नहीं हो रहा था? ऑक्सीडेशन। यस, वो भी ऑक्सीडेशन थी। उसके अंदर भी हमारा जो बच्चों मैग्नीशियम था ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखें उस रिएक्शन को रिकॉल करके, तो उसमें था क्या? उसमें बच्चों जो आपका मैग्नीशियम था, मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपका मैग्नीशियम था वो किससे रिएक्ट कर रहा था? ऑक्सीजन से, O2। और हमें क्या मिल रही थी?
मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद है? तो ये जो हमारी रिएक्शन थी बच्चों, इसके अंदर अगर आप देखें तो मैग्नीशियम अकेला था रिएक्शन से पहले, बट रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो एक्टिविटी नंबर 1.1 इज आल्सो a perfect example of a oxidation reaction. Okay? हाँ जी। Okay, perfect. चलिए, तो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया। मैं अभी के लिए चैप्टर रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ, उसके बाद हम रीजॉइन करते हैं। आप 5-6 मिनट दीजिएगा, उसके बाद आप रीजॉइन कीजिएगा। अभी 3:40 हो रहे हैं बच्चों, अराउंड 3:47 पे ज्वाइन कीजिएगा दोबारा से। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आप जब तक ये रिवाइज कर लीजिए, 7 मिनट्स है, कुछ ना आए तो आप 7 मिनट बाद मुझसे पूछ सकते हैं।